जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जब भी हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, सबसे पहला कंपनी हमारे दिमाग में जो आता है वो आता है टाटा मोटर्स। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर बातचीत कम होती है। बट मुझे ऐसा लगता है, क्या ये एक ऐसा छुपा रुस्तम स्टॉक है जो मार्केट में धमाका तो मचा ही रहा है, और क्या फ्यूचरिस्टिक भी ब्राइट है? इस चीज़ के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। बट ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है भाई। तो इसको प्लीज़, अगर आपको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन चाहिए, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करिए या अपने बेसिस पर खुद डिसीजन लीजिए। एजुकेशन बेस्ड वीडियो बनाया जा रहा है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और बताइएगा कि कौन सी कंपनी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर बनाऊंगा और बना भी रहा हूँ। तो एज यूजुअल जब भी मैं कोई भी अपने वीडियोस बनाता हूँ, उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि एजुकेशन पर्पस में जब तक चैप्टर्स में हम चीज़ों को डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक ऑब्वियसली हम डिटेल्ड एनालिसिस नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले इसकी जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, तो जेफरीज रिपोर्ट के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है जेफरीज। बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है जेफरीज। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। सेकेंडली, बिजनेस का फंडा, कि एग्जैक्टली एमएडएम क्या करता है, किस तरह से करता है, और इसका फ्यूचरिस्टिक स्कोप है या नहीं। थर्ड, फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करेंगे। एंड फोर्थ, टेक्निकल्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं उसमें इन्वॉल्व हूं या नहीं। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट चैप्टर, दैट इज जेफरीज रिपोर्ट। जेफरीज की एक रिपोर्ट है ये। उस रिपोर्ट के अनुसार जेफरीज ने 4 कारण दिए हैं कि एमएनएम क्यों बाय नहीं किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जेफरीज कह रहा है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। आपको पूरा डिटेल अगर चाहिए तो मैं उसका लिंक कैप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है बेसिकली 4 कारण है कि एमएनएम लिया जाना चाहिए। अब वो 4 कारण कौन से हैं? सबसे पहला है लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ टेस्ला इन नियर टर्म। अब यार एक बात बताओ, टेस्ला के ऊपर मैंने एक रील बनाई हुई है, एक शॉर्ट बनाया हुआ है जो यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। ये एक ना ऐसा जुमला दिया है अभी गवर्नमेंट ने, जहां पर ऐसा लग रहा है कि टेस्ला आ जाएगा भाई साहब, अब तो यार पूरे ऑटो सेक्टर की वाट लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट दूसरा एक अलग सेगमेंट भी देखें तो क्या सिर्फ टेस्ला के लिए ही ये इन्होंने इनकमिंग चालू करी है क्या गवर्नमेंट ने? ऐसा नहीं है। वर्ल्ड की कोई भी कंपनी, ईवी कंपनी अगर इंडिया में आना चाहती है विथ द रेगुलेशंस ऑब्वियसली, तो जहां पर 110% की ड्यूटी लगती थी वहां पर अब लगेगी 15% की। प्लीज़ इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। अब इसके बाद में एक और रेगुलेशन ये लगाया है कि 8,000 गाड़ियां तो तुम ला सकते हो इसी पर्टिकुलर सिस्टम से। उसके बाद लाने की कोई परमिशन नहीं है आपको। अगर उसके बाद लाना है ना, तो आपको इंडिया में ही फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और वो एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा विच विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो, फॉर इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। अब आप 2 मिनट सोचो, इंडिया में देखो खपत तो है, इंडिया में बहुत डिमांड है गाड़ियों की। हर कोई जो भी थोड़ा सा भी स्टेबल होने की बात करता है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा कमाना चालू करता है, वो चाहता है कि मेरे पास एक कार हो। मेट्रोज़ की बात छोड़ दो, मेट्रोज़ में तो लोग चाहते हैं कि यार हमारे पास कार नहीं हो, हम ओला उबर से ही घूम ले। तो दैट इज़ वेरी क्रिटिकल एनालिसिस, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। तो टेस्ला का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एमएनएम पे नहीं आएगा, ये जेफरीज का कहना है। सेकेंडली, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है ईवी मैन्युफैक्चरिंग को, तो ऑब्वियस सी बात है महिंद्रा, टाटा, मारुति ने तो अभी इतना फुल फ्लेजेडली चालू नहीं किया, बट फिर भी महिंद्रा और टाटा के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अभी मार्केट सेंटिमेंट्स गड़बड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो भी क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल इतने सारे प्रेशर्स हैं। इसके अलावा डॉलर का रेट आप एक बार देख लो, गोल्ड का रेट देख लो, तो ऑटोमेटिकली ये सब सेंटिमेंट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इनका ये कहना है सेकंड पॉइंट में कि गवर्नमेंट पुश कर रही है ईवी मैन्युफैक्चरिंग, विच इज गुड। थर्ड इज टेस्ला की एंट्री इज नॉट अ मेजर कंसर्न। अरे यार, ये फर्स्ट पॉइंट को इन्होंने रिपीट किया अपने पॉइंट्स में। ये पूरा आर्टिकल है, आप एक बार रीड जरूर करिएगा। और फोर्थ, स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ ईवी। ईवी की डिमांड है, इंडिया में है। अभी हमारे लिए एक कंसर्निंग पॉइंट ये है कि ईवी बहुत ज़्यादा महंगी करी हुई है। तुम ईवी सस्ती करके देखो, कौन लेगा डीजल और पेट्रोल की गाड़ी? तुम लोगे क्या? मैं भी नहीं लूंगा यार, बट उसके लिए आपको उसको वाजिब भाव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लेट्स सी। तो इनका कहने का मतलब है इंडिया में ईवी की डिमांड तो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको इंडिया में बिजनेस तो जबरदस्त मिलेगा, ऐसा जेफरीज का कहना है। दैट इज चैप्टर नंबर 1। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2, बिजनेस का फंडा। आगे बढ़ने से पहले जो अपना कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसके बारे में डिटेल सुन लो। अगर आप ऑप्शंस में खरीदी बिक्री करना चाहते हो, साथ ही साथ फ्यूचर्स में अपना पैसा लगाना चाहते हो, और तो और कहीं ना कहीं से लोन उठा के अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरा कोर्स मत लीजिएगा। मेरा कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपको सिर्फ इन्वेस्टर बनाएगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा। जितने भी बड़े लोग अपना पैसा बढ़ाए हैं, जितने भी बड़े लोगों ने मल्टी बैगर स्टॉक्स में पैसे कमाए हैं, वो तभी कमाए जब उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा है, एक कंपनी को चूज़ किया है और वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। अगर
अगर वो चीज़ें सीखनी है आपको तो ही वो आपका कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपके लिए है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, इसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इन डेप्थ सिखाया जाएगा। सो कमेंट कोर्स टू गेट द डिटेल्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये टू व्हीलर्स में भी है, थ्री व्हीलर्स में भी है, पैसेंजर व्हीकल में भी है, कमर्शियल व्हीकल्स में भी है, ट्रैक्टर में भी है। इसके अलावा ये अर्थ मूविंग जो मशीन्स होती है उसमें भी है, जो स्पेसिफिकली फार्म्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, एसयूवी के किंग है ये। एसयूवी महिंद्रा मतलब दूसरा नाम है एसयूवी। जितनी भी एसयूवीज आती है वो सबसे ज़्यादा महिंद्रा की चलती है। स्कॉर्पियो ले लो, उसके अलावा अभी एक्सयूवी 500 700, ये जितनी भी गाड़ी आई है किसकी है? महिंद्रा की ना। एसयूवी किंग है इंडिया का, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात ये कब चालू हुई थी, 1945 में ये कंपनी चालू हुई थी, बट 1948 में महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम पड़ा था इस कंपनी का। इफेक्टिवली 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका स्टैब्लिशमेंट है, प्रेजेंस है। साथ ही साथ फोर्थ लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल, सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल, लार्जेस्ट स्मॉल कमर्शियल व्हीकल इंडियन मार्केट की है। तुम 2 मिनट सोचो, ऑब्वियसली बात है ऊपर कहीं ना कहीं टाटा भी आएगा, बट ऑटोमेटिकली इनका मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात ये सिर्फ और सिर्फ टू ऑटोमोबाइल में नहीं है, हॉस्पिटैलिटी में भी है। आपने महिंद्रा हॉलीडेज़ का नाम सुना ही होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, पावर सेक्टर में भी है। एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़ी दिग्गज कंपनी है। इसके अलावा जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है, इन्होंने एक अभी जो गाड़ी निकाली थी BE6C, जो कि था EV का मॉडल था, उसमें कुछ फ्लॉज है बट वो गाड़ी बनाई अच्छी है। उसका अगर अंदर का स्पेस थोड़ा और बढ़ा दिया जाए ना तो वो गाड़ी ज़बरदस्त बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जबकि ये लोग स्पेस किंग है, एसयूवी किंग है भाई साहब। एक चीज़ जो कि बहुत क्रिटिकल होती है, आप लोगों ने ध्यान दिया ही होगा, विलेजेस में जितने भी फार्म इक्विपमेंट्स हैं आपने कहीं ना कहीं उसमें नाम महिंद्रा का देखा होगा। और दूसरा बोलेरो, बोलेरो गांव में जो चलती है, पहाड़ों में जो चलती है, मतलब उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप गांव में जाओगे सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है हाँ यार बोलेरो ले लेते, बिकॉज दे नो कि बोलेरो कितनी यूटिलिटी वाली गाड़ी है, कितना उसका यूसेज है। रही बात स्कॉर्पियो की, अब यार रोहित शेट्टी की फिल्म हम सब देखते हैं, ठीक है, कितनी गाड़ियाँ उड़ाते हैं यार वो, स्कॉर्पियो ही उड़ाते हैं ज़्यादातर। अब वहाँ पर स्कॉर्पियो की डिमांड है। तुम देखना नॉर्थ अगर आप जाते हो ना तो नॉर्थ में यूजुअली या तो फॉर्च्यूनर मिलेगी आपको कि भैया यार हमारे पास तो फॉर्च्यूनर है, या उसके अलावा यू विल सी महिंद्राज एसयूवीज। क्यों है आप खुद सोचो। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचरिस्टिक्स को बहुत बढ़िया है, ईवी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सेल्स की बात करते हैं, 4.5 लाख गाड़ियाँ बेचते हैं साल में। सिर्फ पैसेंजर व्हीकल नहीं, पैसेंजर व्हीकल तो 2.25 लाख ही है, 2.25 लाख ही है। कमर्शियल व्हीकल है 1,77,000 करोड़, 1,77,000 मतलब 1,77,000। बहुत लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जो नंबर्स बोलते हो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया करो। मैं दोनों में बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 व्हीलर व्हीकल्स 20,100, 20,100, ये इतनी गाड़ियाँ बेच देते हैं। एक्सपोर्ट्स में 32,000 मतलब 32,000 के करीब करीब। टोटल मिलाकर 4.5 लाख, 4,50,000 गाड़ियाँ ये निकालते थे हर साल। और अभी तो मैं ट्रैक्टर पे गया नहीं हूँ, ट्रैक्टर ये बेचते हैं 3,54,000, 3,54,000 ट्रैक्टर्स। ये महिंद्रा के ट्रैक्टर्स अगर आप गांव में लोगों से बात भी करेंगे ना, आपको वो बताएंगे कि महिंद्रा के ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा बेहतर लगते हैं उन्हें, सर्विस वाइज में भी और प्रोडक्ट वाइज में भी। 83% डोमेस्टिक सेल्स है इनके पास में और 17% ही एक्सपोर्ट है। और एक्सपोर्ट में ये बहुत रुझान रखना चाह रहे हैं, उसमें एक्सपैंड कर भी रहे हैं। बहुत बार आप देखोगे ना, जो आपके रिजल्ट्स दिखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट, कहीं ना कहीं ये लोग एक्सपोर्ट्स में जाने की बात बार बार कर रहे हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा इनकी कंपनी है जिसमें इनका 29% का स्टेक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, M&M फाइनेंस, उसमें 52% है। आपको ये पता है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना येस और नो में, कि टाटा मोटर्स की भी एक फाइनेंस कंपनी है जो टाटा मोटर्स के अंदर ही है। टाटा मोटर्स की फुल्ली ओन सब्सिडरी है टाटा मोटर्स फाइनेंस। अब ये लोग क्या करते हैं कि चाहते तो यही है कि जो भी गाड़ियाँ इनसे उठे ना, ये फाइनेंस भी हमसे ही करा ले, मतलब प्रॉफिट तो देंगे, साथ में ब्याज भी इनको दें। ठीक है, बिजनेस वर्टिकल है, अच्छा काम कर रहे हैं और धमाकेदार चीज़ भी है। ईवी इनकी बेहतरीन है और इन्होंने अभी रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है वॉक्सवैगन के साथ में ईवी के लिए। तो देखो काम अच्छा कर रही है, मेहनत भी कर रही है, फ्यूचरिस्टिक स्कोप भी अच्छा है
और जेफरीज का भी अब कहना है। तो लेट्स कम टू थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। वो देखना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल्स में भी ज़्यादा पॉइंट कवर नहीं करूंगा, बट 4 पॉइंट है जो मुझे बहुत क्रिटिकल लगते हैं। सबसे पहले प्राइस अर्निंग रेशियो इनका एज ऑफ नाउ 27 का है, जो कि बढ़िया है, क्योंकि इंडस्ट्री का भी 27 है, मतलब वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड नहीं है। ये अलग बात है कि अंडर वैल्यूड भी नहीं है। टाटा मोटर्स 7 और 8 पे है, तो टाटा मोटर्स अंडर वैल्यूड है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बात कर ले तो पहले हम कंपेयर करते हैं वाई, मतलब दिसंबर 2024 क्वार्टर को हम दिसंबर 2023 क्वार्टर से सबसे पहले कंपेयर करेंगे, जहां पर सेल्स 35,300 करोड़ की थी, वहां से बढ़कर 41,500 करोड़ हुई है। मोटा माटी 20% से सेल्स बढ़ी है, विच इज गुड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रेशर में था। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन की, अगर मैं बात करूं तो जो 6,200 करोड़ का था वो बढ़कर हो गया 8,200, विच इज गुड। जो पहले 18% का ऑपरेटिंग मार्जिन था वो बढ़कर हो गया 20%, और मेरे लिए ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत क्रिटिकल होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें, 2,900 करोड़ से बढ़कर हो गया 3,600 करोड़, विच इज गुड इनफ। ईयर ऑन ईयर अगर मैं बात करूं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट है। रही बात क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी स्टेबल रिजल्ट है। 38,000 करोड़ 38,000 करोड़ से बढ़कर हो गई 41,000 करोड़, मतलब 41,000 करोड़, गुड इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग मार्जिन 7,100 करोड़ से बढ़कर 8,200, 7,100 करोड़ से बढ़कर 8,200, विच इज़ गुड। 19%, 19% का जो पहले ऑपरेटिंग मार्जिन था वो बढ़कर 20% हुआ है, गुड इनफ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,300 करोड़ से बढ़कर हो गया है 3,600 करोड़, 3,300 करोड़ से बढ़कर 3,600 करोड़, गुड इनफ। क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी तक के अगर हम बाकी सब कंपनीज को देखें अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है। डेट, इनके पास डेट है, ये कंसर्निंग है। 1.7:1, 1.7:1 का इनके पास डेट इक्विटी रेशियो, मतलब 100 रुपये अगर इन्होंने लगाए तो मार्केट से 170 रुपये ब्याज पे लिए, ये कंसर्निंग है। इफेक्टिवली यही कंसर्निंग है। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर 18% पे है जो है शुरू से, पब्लिक के पास 10% ही है, तो इनका मेजर स्टेक जो है ना वो है 38%, 38% है FIIs के पास, 29% है DIIs के पास, 29%, गुड इनफ। और 4% का इन्होंने रखा है ESOP, ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसा बहुत ज़्यादा प्रमोटिंग नहीं बोलूँगा बट ठीक है, ओके। फाइनेंशियल्स अगर मैं बात करूँ, रिजल्ट्स वाइज ये काम अच्छा कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक स्कोप भी बढ़िया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेट्स कम टू द फोर्थ चैप्टर विच इज द लास्ट वन, दैट इज टेक्निकल्स। अब 2640 एक 2640 एक इसका क्रिटिकल सपोर्ट है, 3275 इसका एक रेजिस्टेंस है, 3275। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं ना, तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि बहुत एक ब्लॉक बनता है, ब्लॉक या बॉक्स, रेक्टेंगल, ये अलग अलग उसके नाम होते हैं, वो ब्लॉक बना हुआ है इसमें। जब तक ये ब्लॉक को ऊपर से तोड़ के नहीं जाएगा, 3275 क्रॉस नहीं करेगा, तब तक बहुत तेजी नहीं है। 2640 को नीचे से क्रॉस नहीं करेगा, तब तक इतना बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। तो ये आप इसको प्लीज़ ध्यान से रखिएगा, और यही हम लोग लॉजिकल इन्वेस्टर जो कोर्स है मेरा उसमें सिखाते हैं, बहुत सिंपल बेसिस पे सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हमें जाना भी नहीं है, हमें इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर नहीं बनना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आए। मैं M&M में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, इफेक्टिवली आई एम थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन इट, बट अभी जब तक मार्केट सेंटिमेंट्स ठीक नहीं होते तब तक मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, राइट। तो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और तो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन सी कंपनी पे डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।